हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन देख रहे हैं इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए, सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, से Q प्लस Q। दिस इज अ पॉइंट चार्ज और हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट है P which is at a distance r। यहां पर this point P is at a distance r and we have to find the electric field at point P using Gauss theorem। चलिए, अब गॉस थ्योरम का सबसे पहले स्टेप यही है कि हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी थी, पहला कंस्ट्रेंट था, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं दैट चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट भी हमारे गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वाज जितना पॉसिबल हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो अब हमें एक ऐसा सरफेस बनाना है जो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब हमारा चार्ज Q उस सरफेस के अंदर हो, हमारा पॉइंट P उस सरफेस पे हो और उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करेंगे दैट विल बी अ सर्कल और अ स्फीयर। क्लियर है? यहां पे आवर गॉसियन सरफेस विल बी अ स्फीयर। अब आप देखेंगे कि स्फीयर वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरा चार्ज Q इसके अंदर आ रहा है, स्फीयर मेरा यूनिफॉर्म है, स्फीयर इज यूनिफॉर्म, चार्ज Q is within the surface, point P lies on the surface और चार्ज Q की वजह से हमारे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सिमेट्रिक है। भाई दिस डिस्टेंस इज आल्सो r, this distance is r, this distance is r, this distance is r, this distance is r। at every point the distance is r and electric field का direction is normal। तो this qualifies as a Gaussian surface। चलिए, अब we know that electric field at point P will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। This is the electric field। इसका एक्सप्रेशन हमें मालूम है। I have taken a surface, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन will be E, this will be the direction of electric field। Since the surface is symmetrical, मैंने बहुत छोटा एलिमेंट कंसीडर किया है, my dA will also be in the same direction। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। क्लियर है? What will be the flux? Phi E is E dot dA which is E dA cos theta। Clear? This surface is spherical, सर्कुलर सरफेस मैंने यहां पर अज्यूम किया हुआ है। क्लियर? व्हाट इज थीटा? E and dA are in same direction, so my theta is 0। तो phi E is nothing but E dA। Clear? Now electric field is uniform। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के and this will be dA। Clear? This will be dA। चलिए, अभी देखते हैं कि dA की क्या वैल्यू में रखनी है। अब गॉस थ्योरम कहती है नेट फ्लक्स इज E dot dA is 1 upon epsilon naught times the charge Q। Clear? यहां से E dA is Q upon epsilon naught
times. अब dA will be the total area of the surface. तो total area कितना होता है? This is 4 pi r square. तो this can be written as E into 4 pi r square. ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ तो E into 4 pi r square is Q upon epsilon naught. तो E is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. This is the electric field due to a point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 2 में भी हम ये सेम डेरिवेशन कर चुके हैं. यहाँ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम देखते हैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. अब मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई. अगर मैं P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखूं, इफ अ टेस्ट चार्ज Q naught is placed at P. इस पॉइंट P पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? F will be Q naught into E. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मुझे मालूम है, तो F will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square. If you remember, this is the expression for the force through Coulomb's law. So my Gauss theorem ultimately helps me to derive Coulomb's law by using a simple Gaussian surface. पूरे डेरिवेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. सबसे पहली चीज हमारा Gaussian surface का सिलेक्शन, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड का सिमेट्रिक होना, which was already incorporated in the selection of the Gaussian surface. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी दिख रही है. गॉस थ्योरम तभी वैलिड है जब हमारा कूलम्स लॉ वैलिड हो. अगर कूलम्स लॉ का डिनोमिनेटर आर स्क्वायर की को छोड़कर कोई और पावर होता तो ऑब्वियसली हमारा गॉस लॉ वैलिड ही ना होता. तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है. कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ आर काउंटर ऑफ वन अनदर, बोथ आर वैलिड, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉस. क्लियर है? फोर्स का एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन आर स्क्वायर. क्लियर है? चलिए, दिस वाज द फर्स्ट मेजर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. सेकंड, we will try, in fact we will derive the electric field intensity because of an infinite line charge. ध्यान से देखेंगे, electric field due to a infinite line charge. क्लियर है? ये इंटेंसिटी डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज होना चाहिए. तो चलिए मैं एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना लेता हूं. हम ऑलरेडी अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्कस कर चुके हैं. इफ एनीबॉडी वांट्स टू रेफर दैट लेक्चर, दे कैन check it in the playlist. Because of this linear charge density, I have to find electric field at a point P. इस point P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. अब यहां पर ज्योमेट्री समझना बहुत जरूरी है. इस one more thing, this is a very thin line charge. अब very thin line charge का मतलब क्या है? For example, this is a single line. ये इतनी थिन है कि पूरे सरफेस पर केवल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है. मींस इट्स लाइक अ हैंगिंग थ्रेड. एक लाइन है जिसके हर पॉइंट पर केवल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है. यहां पर कंफ्यूजन ये नहीं रखना है कि थ्रेड है, इसके एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड दूसरा पॉजिटिव है. नहीं,
थ्रेड इतनी थिन है कि उसके पूरे लेंथ पे केवल सिंगल पॉजिटिव चार्ज ही आ सकता है। क्लियर है? ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे के डेरिवेशंस में अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं। चलिए, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो मेरा पहला कंडीशन क्या होगा, मेरा पहला प्रीरिक्विजिट होगा, मुझे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम गलत चीज सिलेक्ट करके देखते हैं। आपके दिमाग में आएगा, हमने अभी कूलम्स लॉ डिराइव किया है, एक स्फीयर लिया है, तो यहां पर भी स्फीयर लेके देखते हैं। अगर बाय चांस हम यहां पर एक स्फीयर ले लेते हैं, एक स्फीयर हम ले लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए, पहले केस में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, तो उस सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आई थी। बट यहां पर हर चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से डिफरेंट होगा। अगर मैं स्फीयर ले लूं तो जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो इस चार्ज का डिस्टेंस यहां से डिफरेंट होगा। अगर डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो यहां पर ये अलग इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर अलग इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। अगर सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती तो हमारे गॉसियन सरफेस की कंडीशन वायलेट होगी। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि हम स्फीयर नहीं ले सकते। चलिए, अब हमें एक ऐसा सरफेस लेना है, हमें एक ऐसा सरफेस लेना है जहां से चार्जेस का डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहे, ताकि हमारे गॉसियन सरफेस की कंडीशन वायलेट ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म आए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, हमें सिलेंडर ले लेते हैं। द पॉइंट P was at a distance R, this was R। अभी हम देखेंगे कि सिलेंडर लेने से हमारी कंडीशन क्यों वायलेट नहीं हो रही है, हर चीज चेक करेंगे। चलिए, एक सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी R और सिलेंडर की लेंथ हमने मान ली है N। क्लियर है? चलिए, हमें लाइन चार्ज की वजह से डिराइव करना है, तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का पैरामीटर हमें यूज करना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस विल गिव मी Q as lambda into L, इक्वेशन 1। अब हम अपने गॉसियन सरफेस की कंडीशन चेक करते हैं। अब देखिए, दिस इज अ थिन लाइन एंड दिस इज अ सिलेंडर। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, दिस इज अ सिलेंडर और सिलेंडर के बीच से वो थिन लाइन चार्ज जा रहा है। अब हमारे पास तीन गॉसियन सरफेस आ रहे हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 और ये पूरा कर्व सरफेस, दिस एंटायर कर्व सरफेस, दिस इज सरफेस 3। क्लियर? हमें तीनों की वजह से फ्लक्स निकालना है, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, दिस विल बी माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं सरफेस 1 के लिए चेक करता हूं, फाई 1। फाई 1 कितना होगा, E A cos theta, where theta is the angle between electric field vector and area vector। अब बच्चों, area is a vector quantity, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, and the direction of the area vector is perpendicular to the surface। अब मेरे सिलेंडर का, this was my cylinder, this was my line charge, this was the direction of electric field, तो area vector will be dA1। तो E और dA1 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। EA1 cos 90 and cos 90 is 0। क्लियर है? दैट मींस अगर मैं सिलेंडर ले रहा हूं तो मुझे अपर सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब मैं नीचे वाला सरफेस देखता हूं, which is S2। S2 में अगेन phi 2 will be EA2
cos, this is BA2, this is E, this is BA2, again the angle is 90 डिग्री, तो मेरा फ्लक्स आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि सिलिंड्रिकल सरफेस लेने से, एक सिलेंडर अज्यूम करने से, जो अपर और लोअर सरफेसेस थे उनकी वजह से कोई फ्लक्स आ ही नहीं रहा है। अगर कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे लिए मैटर नहीं कर रही। वही अगर मैं स्फीयर लेता तो ऑब्वियसली 100% एंगल 90 ना होता, E और DA के बीच में कोई ना कोई एंगल बनता और मेरा कंडीशन वायलेट हो जाता। चलिए अब थर्ड सरफेस के लिए देखते हैं, which is S3. This is my third and the most important surface. S3 के लिए phi 3 will be E A3 cos, अगर मैं this is DA, this is the curved surface, ये मेरा curved surface है, तो हर पॉइंट पर I have got DA which is A is cos 0. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है एंड एरिया वेक्टर भी इधर है। आप सिलेंडर के कर्व सरफेस को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि मैंने ये एक लाइन चार्ज लिया और मैं एक एक करके इस पर बैंगल्स रख रहा हूं, चूड़ी रख रहा हूं। जैसे जैसे मैं बैंगल रख रहा हूं मुझे फाइनली एक कर्व सरफेस मिल रहा है। तो एक सिंगल बैंगल एक सिंगल सर्कल की तरह है। एक सिंगल चार्ज के लिए एक सर्किल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जैसे मैंने पहले केस में देखा। तो मैंने क्या किया, L लेंथ का सिलेंडर है तो मैंने L लेंथ की बैंगल्स इसके ऊपर रख दी और मुझे जो कर्व सरफेस मिला दैट वाज माय गॉसियन सरफेस। So this will always be 0. Cos 0 is 1. So this is E into A3. अब what is the total curved surface area of the cylinder? This is 2 pi r L. ये हमें ऑलरेडी मालूम है। Curved surface of the cylinder is 2 pi r L. L was the length of the cylinder and r was the distance of the point from the linear charge distribution. This is equation 2. Sorry, phi net is phi 1 plus phi 2 plus phi 3. This gives phi net as E into 2 pi r L. Clear? This is my equation 2. Now I will be directly using the expression for Gauss theorem, which says phi is 1 upon epsilon naught times q. अब बच्चों यहां पर q क्या है? q will be lambda into L. तो this is lambda L upon epsilon naught. मैं E की वैल्यू रखता हूं, E into 2 pi r L is lambda L upon epsilon naught. इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, L से L कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. I'll get an expression E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. एक बार ध्यान से देख लेंगे, E will be lambda upon 2 pi epsilon naught r. अब यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर देखूं तो आई कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल r and this variable r is nothing, r is the distance of the point of consideration from the linear charge distribution. मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। E is inversely proportional to R. ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। y एक्सिस पे मैंने R प्लॉट कर दिया, x एक्सिस पे मैंने E प्लॉट कर दिया। तो मुझे कंक्लूजन क्या मिला, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मैं जितना दूर जाऊंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, एक बार देख लीजिए। आई होप ये समझ में आया है।
तो अभी इस लेक्चर में हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं गॉस थ्योरम के। द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज द डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकंड हमने डिस्कस किया द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। इस पे हम दो तीन केसेस डिस्कस करेंगे। फाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की है, डेफिनेट थिकनेस की है। अगर एक से ज्यादा शीट्स आ जाएं तो क्या होगा, चार्जेस वेरी हो जाएं तो क्या होगा। प्लीज गो थ्रू दीज नोट्स, मेक सेल्फ नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, दे जस्ट मग अप द फॉर्मूलाज, बट अगर आप एक्सप्रेशन ध्यान से नहीं देखोगे तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। दिस इज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर होने जाएंगे इस साल, उनके लिए भी गॉस थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम से इट्स इजी टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? स्टडी वेल, स्टे सेफ, and please subscribe the channel. Thank you.